अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फुल ब्रिज रेक्टिफायर, लेकिन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। हमारे पास उसमें एक साइनोसाइडल सोर्स है और यहाँ पे ब्रिज के अंदर लगे हुए हैं थायरिस्टर्स T1, T2, T3 एंड T4, और हमारे पास एक इंडक्टिव लोड है आउटपुट पे। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने V0 कहा है। ये हमारे पास रेजिस्टर और ये है इंडक्टेंस। तो इसकी वेवफॉर्म हमने डिस्कस की लास्ट टाइम कि अगर हम इसको यूं प्लॉट करते हैं कि पाई 2 पाई, ये हमारे पास Vs है, साइनोसाइडल जो इनपुट वोल्टेज है, और ये माइनस Vs है। और इसकी रीज़न ये मैंने बताई आपको कि माइनस Vs आपको तब चाहिए जब आप जब T1 एंड T2 ऑन होता है तो आउटपुट होती है। इसकी रीज़न क्या है कि जब T1 एंड T2 ऑन हो तो V0 इक्वल्स टू Vs होती है। जब T3 एंड T4 ऑन हो तो आउटपुट होती है माइनस Vs। तो कभी हमें माइनस Vs, हमारी जो आउटपुट है, कभी माइनस Vs को ज्वाइन करती है, कभी Vs को ज्वाइन करती है। तो लेट्स से किसी एंगल अल्फ़ा के ऊपर, ये वो एंगल है अल्फ़ा जहाँ पे आके हम थायरिस्टर 1 एंड 2 जो है, ये गेट सिग्नल है फॉर 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 जब ऑन हो जाएंगे तो आउटपुट हो जाएगी इक्वल्स टू Vs। और दूसरा जो पेयर है वो हम फायर करेंगे पाई प्लस अल्फ़ा के ऊपर, पाई प्लस अल्फ़ा के ऊपर हम गेट सिग्नल देंगे थायरिस्टर 3 एंड 4 को। तो जब 3 एंड 4 फायर होंगे तो उस टाइम पे आउटपुट हो जाएगी हमारे पास इक्वल्स टू माइनस Vs। तो ये प्रोसेस हमारे पास चलता रहता है यहाँ से यहाँ तक, अल्फ़ा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक हमारे पास 1 एंड 2 ऑन है, T1 और T2 ऑन है, और पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक ऑन है हमारे पास थायरिस्टर 3 एंड 4। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है चलता रहता है। और हमने इसकी जो एवरेज वैल्यू थी उसके लिए एक इक्वेशन डिराइव की, और वो इक्वेशन थी V0 एवरेज। हमारे पास जो इसका पीरियड था पाई, हमने इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ से है अल्फ़ा, यहाँ तक है पाई प्लस अल्फ़ा। तो इंटीग्रेट किया हमने अल्फ़ा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक, और जो फंक्शन है वो है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गई थी इसकी, वो थी वी हैड ओवर पाई कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा, जो कि अगेन हो जाता है, सो वी गॉट 2 वी हैड ओवर पाई कॉज ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी आउटपुट एवरेज वैल्यू की जब हमारे पास RL लोड है। ठीक है, इससे पहले हमने R लोड के लिए किया था, और R लोड के लिए जो हमारे पास इक्वेशन थी वो इससे डिफरेंट थी। ये ध्यान में रखें कि रेजिस्टिव लोड में जो एवरेज वैल्यू की इक्वेशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसकी जो वेवफॉर्म बनती है, अगर हमारे पास है R लोड है, R लोड के केस में V0 की जो स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई और फिर पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई तक, ठीक है, उसमें ये नेगेटिव रीजन नहीं आता जब R लोड होता है हमारे पास। तो उसको हम जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है V0 एवरेज इक्वल्स टू 1/पाई फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई। यहाँ पे हमने यूज़ किया है अल्फ़ा प्लस पाई, जो अपर लिमिट है वहाँ पे फिक्स है पाई, क्योंकि
ये रीजन जो है, जो नेगेटिव रीजन है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और उसकी जो रिलेशन बनती है वी हैड ओवर पाई और कॉज ऑफ एल्फा माइनस कॉज ऑफ पाई, जो कि cos of pi is -1, so we get a +1 here। तो ये इक्वेशन है जब हमारे पास है R लोड। R लोड के केस में ये इक्वेशन है, और ये जो अभी मैंने डिराइव की, जिसमें मैंने स्टार कहा, ये हमारे पास RL लोड के केस में है। तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस इस वजह से क्लियर नज़र आ रहा है आपको कि ये जो इक्वेशन है RL लोड के लिए, इसमें अगर आप देखें कि अल्फ़ा की रेंज अगर आप देखें, अल्फ़ा को अगर आप वेरी करते हैं, ये अल्फ़ा एक्सिस है, तो अगर आप अल्फ़ा को वेरी करते हैं बिटवीन 0 एंड पाई, तो वी नॉट एवरेज जो है वो क्या, उसके साथ क्या होता है। तो अगर अल्फ़ा 0 है तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ सकती है वो है 2v हैट ओवर पाई अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर आप अल्फ़ा को 0 पुट करें तो यू गेट 2v हैट ओवर पाई। और अब अगर अल्फ़ा इंक्रीज़ करें आप, जैसे जैसे आप अल्फ़ा इंक्रीज़ करेंगे, सो वी नॉट एवरेज डिक्रीज़ होगा, और एग्जैक्टली π/2 के ऊपर आके ये 0 हो जाएगा, वी नॉट एवरेज। और उसके बाद जब आप अल्फ़ा को और बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अल्फ़ा π/2 के ऊपर हमारे पास हो जाएगा -2v हैट ओवर पाई। सो आपको लास्ट टाइम ये चीज़ बताई कि ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर है, कि आउटपुट की जो एवरेज वैल्यू है ये बाईपोलर हो सकती है। मतलब एवरेज वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, आप नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी एवरेज वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन अल्फ़ा। तो ये जो 2 रीजन है, इसको हम, एक ये रीजन है 0 से पाई तक, π/2 तक, और एक रीजन ये है π/2 से पाई तक। ये 2 रीजन हमारे पास इसके बनते हैं। दो डिफरेंट ऑपरेशन मोड्स हैं इसके। तो ये 2 मोड्स जो है, हमारा आज का जो फोकस है वो इन 2 मोड्स के ऊपर है कि दोनों मोड्स में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो उस पर जाने से पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूँ कि इसका पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर को मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। सो पावर फैक्टर, इसका कैसे हम फाइंड करेंगे पावर फैक्टर इस पर्टिकुलर कन्वर्टर का। ठीक है, तो हमने पावर फैक्टर के लिए जो रिलेशन पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं कि हम फाइंड करते हैं एवरेज वोल्टेज जो कि सोर्स साइड पे है, और डिवाइडेड बाय VS RMS टाइम्स IS RMS। ठीक, इससे हम फाइंड करते हैं जो हमारी है जो पावर फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आ चुकी है, लेकिन इसके साथ अगर हम ड्रॉ करते हैं इनपुट करंट को और इनपुट वोल्टेज, मैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को भी साथ में बना देता हूँ, ताकि क्योंकि पावर फैक्टर में हमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की ज़रूरत होती है।
ये है अल्फ़ा पाई, पाई प्लस अल्फ़ा एंड 2 पाई। साइनोसाइडल सोर्स है हमारे पास, और करंट जो है जब T1 एंड T2 ऑन होता है तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम सोर्स टू द लोड। मींस T1 एंड T2 ऑन होता है। जब T1 एंड T2 ऑन है तो करंट फ्लो करेगा IS के रिस्पेक्ट से। अगर हम देखें तो IS और I0 की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। तो ये हमारे पास, और हाईली इंडक्टिव लोड है तो हम एज्यूम कर लेते हैं हाईली इंडक्टिव लोड की करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसका लेवल है I0। फिर जब T3 एंड T4 ऑन होंगे तो T3 एंड T4 जब ऑन होते हैं तो करंट रिटर्न करता है इस डायरेक्शन में, जो कि IS की जो रेफरेंस डायरेक्शन है उसके रिवर्स है, तो करंट कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास -I0 और +I0 के बीच ऑसिलेट कर रहा है हमारा जो सोर्स करंट है। ये जो रेड में मैंने बनाया ये है IS, और जो ब्लू में मैंने बनाया है ये है VS। तो पावर फैक्टर हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एवरेज पावर। वो हमारे पास है 1/π मैं ले लेता हूँ पीरियड, और इंटीग्रेट कर देता हूँ फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, जिस तरह, क्योंकि इसी रेंज में मैंने ये एवरेज वैल्यू फाइंड की, क्योंकि इस रेंज में हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये वजह है कि हम इस रेंज को यूज़ कर लें। बेशक हम पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई प्लस अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, या 0 से पाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 0 से पाई तक इशू ये है कि हमारे पास फिर एक है यहाँ पे माइनस वी एस है, और फिर वी एस पे स्विच हो जाता है। तो मेरे पास एक ही फंक्शन आएगा अगर मैं अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा पे चला जाऊँ। तो हमारे पास है फंक्शन, जो करंट है इस दौरान वो है, ये है अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा। सो इस दौरान करंट है I0, और जो वोल्टेज है वो है V हैट साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो हमारे पास एवरेज वोल्टेज है I0 V हैट ओवर पाई cos of alpha minus cos of pi प्लस अल्फ़ा। और फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो cos ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा जो है वो इक्वल है माइनस cos अल्फ़ा के, और ये इसके साथ ऐड होके हमारे पास बन जाएगा 2I0 V हैट ओवर पाई टाइम्स cos ऑफ अल्फ़ा। ये हमारे पास एवरेज पावर आ गई। अब जो नेक्स्ट दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x, वो है VSRMS और ISRMS। तो VSRMS हमारे पास है V हैट ओवर √2, सिंपली बिकॉज ये साइनोसाइडल है, सोर्स वोल्टेज जो है वो साइनोसाइडल है। तो हम लिख सकते हैं इसको V हैट ओवर √2। इसी तरह अगर हम ISRMS फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अच्छा, अब RMS के केस में फुल साइकिल की बजाय मैं हाफ साइकिल ले सकता हूँ, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। दोनों साइकिल, हाफ साइकिल जो है वो सिमेट्रिक है। ये जो पार्ट है एग्जैक्टली इसी तरह से है, सिर्फ पोलैरिटी उसकी जो है वो डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि RMS के केस में स्क्वायर हो जाता है जो फंक्शन है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। इस वजह से मैं हाफ साइकिल ले सकता हूँ 1/π, और इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा, और जो फंक्शन है इस दौरान वो है I0, और मुझे स्क्वायर करना होगा क्योंकि RMS में ले रहा हूँ, टाइम्स डी ओमेगा टी अंडर रूट।
तो ये हमारे पास आ जाएगा आई नॉट, जब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये हम बाहर लिख सकते हैं, ओवर पाई ये आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस एल्फा माइनस एल्फा ओवर पाई। सो एल्फा एल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा पाई पाई के साथ, सो वी गेट आई एस आर एम एस जो है वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू आई नॉट। सो फाइनली हम इस इक्वेशन एक्स के अंदर पुट करके पावर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। पावर फैक्टर फाइनली इज 2i naught v hat cos of alpha और हमारे पास है ओवर पाई डिवाइडेड बाय i naught टाइम्स v hat ओवर अंडर रूट 2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें हम तो 2 अंडर रूट 2 ओवर पाई ये रह जाएगा और ये आई नॉट कैंसिल होगा, वी हैट कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एल्फा। सो दैट इज इक्वल्स टू 0.9 कॉज ऑफ एल्फा। ये हमारे पास रिलेशन आ गई, लेट मी कॉल इट इक्वेशन y। तो इस इक्वेशन से जो हमें चीज़ यहाँ पे नज़र आती है वो ये है कि पावर फैक्टर अभी अल्फा डिपेंडेंट है। जो हमारे पास फायरिंग एंगल है जिसको कंट्रोल करके हम डीसी लेवल को कम या ज़्यादा करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ पे पावर फैक्टर को भी कंट्रोल कर रहा है। पावर फैक्टर उसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो अगर अल्फा ज़ीरो है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को नोटिस करें, इफ़ अल्फा इज़ ज़ीरो, अगर अल्फा ज़ीरो है तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या है 0.9। और अगर आप रिकॉल करें हमने जब अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के केस में डिस्कस किया था, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के केस में ये शेप थी इनपुट करंट की और ये शेप थी हमारे पास इनपुट वोल्टेज की, वो शेप थी ये इनपुट करंट की। तो इस केस ये हमारे पास केस था, तो 0.9 हमारे पास पावर फैक्टर तब आता था। तो अगर आपके पास अल्फा ज़ीरो है तो आप एग्जैक्टली इस केस पे चले जाते हैं जो डायोड वाला केस है। लेकिन अगर हम अल्फ़ा को बढ़ाते हैं तो आप इस चीज़ में यहाँ पे नोटिस करें कि अल्फ़ा बढ़ने के साथ पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस होगा और ऐसा भी टाइम आएगा कि ज़ीरो हो जाएगा और फिर ऐसा भी टाइम आएगा कि एक नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ से हम एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पास है अल्फ़ा एक्सिस और यहाँ पे है पावर फैक्टर, ये है पाई बाई 2 और ये हमारे पास है पाई। तो पावर फैक्टर स्टार्ट हो रहा है 0.9 से, ये हाईली इंडक्टिव के केस में, और ये कम होते होते ज़ीरो को हिट कर रहा है और फिर फर्दर नेगेटिव हो रहा है जब हमारे पास है ये रेंज आ रही है पाई बाई 2 टू पाई। तो ये जो रेंज है 0 से पाई बाई 2, क्योंकि इसमें ये जो पावर फैक्टर है ये पॉजिटिव वैल्यू आपको दे रहा है, इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर मोड। रेक्टिफायर मोड क्योंकि देखें एवरेज वैल्यू जो है न्यूमरेटर में एवरेज वैल्यू है, तो इसका मतलब ये पावर एसी साइड से, एवरेज पावर जो है वो एसी साइड से ट्रांसफ़र हो रही है डीसी साइड पे। एवरेज पावर एसी से डीसी साइड पे ट्रांसफ़र हो रही है।
इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर मोड। और पाई बाई 2 से पाई तक इसको अब हम कहते हैं इन्वर्टर मोड या इन्वर्जन मोड, कि जिसमें पावर ट्रांसफ़र होती है डीसी साइड से एसी साइड पे। तो इन अदर वर्ड्स ये जो कन्वर्टर है ये पावर को 2 डायरेक्शन में फ्लो करवा सकता है। मतलब आप एक ही कन्वर्टर है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं पावर फ्लो को कंट्रोल करके कि आप एसी साइड से डीसी साइड पे या डीसी से एसी साइड पे। तो हम ऐसे केस जब ये केस क्लियर हो कि क्लियर नहीं है कि हम इसको किस मोड में यूज़ करें, कौन सा ऑपरेशन है मोड का, तो फिर हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम सुनते हैं इसको वर्ड यूज़ करते हैं रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर का जो टर्म है वो ब्रॉडली रिजर्व्ड है फॉर एसी टू डीसी कन्वर्जन, ठीक है। या हम कहते हैं कि पावर फ्लो जो है, पावर फ्लो कर रही हो फ्रॉम AC साइड टू DC साइड, ठीक है। इसी तरह जो इन्वर्जन मोड है वो अपोजिट है, वो है फ्रॉम DC टू AC, या इन अदर वर्ड्स कि पावर फ्लो की जो डायरेक्शन है वो DC साइड से AC साइड की तरफ। तो ये एक रेक्टिफायर दोनों मोड में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये मोड डिपेंड किस पे कर रहे हैं, अल्फ़ा के ऊपर, कि फायरिंग एंगल जो है अगर वो पाई बाई 2 से लेस है तो ये है हमारे पास रेक्टिफायर मोड, और अगर पाई बाई 2 से ये एंगल ग्रेटर हो जाता है तो ये हमारे पास है इन्वर्टर मोड। आपको मैं इन्वर्टर मोड की एक वेवफॉर्म के, अगर लेट्स से इन्वर्टर मोड में ऑपरेट कर रहा है तो आउटपुट कैसे नज़र आती है आपको। और यहाँ पे अगेन मैं प्लॉट कर देता हूँ Vs, और यहाँ पे मैं प्लॉट करने लगा हूँ -Vs। तो ये पॉइंट जो है, जो पीक है, ये हमारे पास है पाई बाई 2। इससे आगे जब भी मैं यूज़ करूँगा, इसके आगे जब भी मैं जाऊँगा तो इसका मतलब हमारे पास होगा इन्वर्टर मोड, और जब भी अल्फ़ा इसके इस साइड पे होगा वो हमारे पास होगा रेक्टिफायर मोड। तो लेट्स से हम यूज़ कर देते हैं ये पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर जब हम फायर करेंगे T1 एंड T2 को, T1 और T2 को यहाँ पे हम फायर कर रहे हैं, तो जब भी T1 एंड T2 को हम फायर करते हैं हमारे पास V0 इक्वल्स टू Vs रहता है। V0 इक्वल्स टू Vs रहता है जब भी T1 एंड T2 ऑन होंगे। और यहाँ पे पहुँच के हम फायर कर देते हैं T3 एंड T4 को, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा V0 इक्वल्स टू -Vs। और यहाँ से पीछे हम इसको लेके जा सकते हैं क्योंकि अभी हमें पैटर्न जो है वो समझ आ गया है। तो ये जो रेंज है इसके अंदर ऑन है T1 एंड T2, और यहाँ पे ऑन है T3 T4, और यहाँ से पीछे भी ऑन है T3 एंड T4। तो अगर आप इसको विजुलाइज करें तो मोस्टली जो है इसका ये नेगेटिव है, मोस्टली इसकी जो वेव फॉर्म है वो नेगेटिव रहती है, इसलिए V0 एवरेज जो है वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास ग्रेटर है पाई बाई 2 से। तो इन्वर्टर मोड में आपको ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। अच्छा, अब एक पॉइंट ये कि ये जो कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये जो पावर फ्लो की डायरेक्शन है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि V0 एवरेज जो है, V0 एवरेज हमारे पास
अल्फ़ा के ऊपर डिपेंडेंट है π/2 और पाई, तो हमारे पास वो स्टार्ट होता है v hat ओवर पाई से और -2v hat वो पाई तक वो इस रेंज में चेंज होती है उसकी v0 एवरेज। ठीक, तो अब इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि ये जो पावर फ्लो की डायरेक्शन चेंज होती है, जब भी पावर फ्लो की डायरेक्शन चेंज होती है तो दो तरीक़ों से हो सकती है। एक तरीका ये है कि हमारे पास वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है, तो और एक तरीका ये है कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से जो पावर फ्लो की डायरेक्शन है वो चेंज हो। ठीक, तो ये जो कन्वर्टर है ये पावर फ्लो चेंज होता है, पावर फ्लो डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो changes with polarity of V0 एवरेज। V0 एवरेज की जो पोलैरिटी है वो डिटरमिन करती है पावर फ्लो की डायरेक्शन, क्योंकि एक जो थायरिस्टर्स हैं उसमें से रिवर्स करंट नहीं फ्लो कर सकता, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है लोड के साथ। तो लोड के साथ इस तरह से कनेक्टेड है, आपको करंट की डायरेक्शन जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। आपके पास जो चीज़ चेंज होगी वो है वोल्टेज की पोलैरिटी। तो अगर ये डायरेक्शन है लेट्स से और पॉजिटिव पोलैरिटी है V0 एवरेज की, तो इसका मतलब पावर जो है वो पॉजिटिव है, पावर फ्लो पॉजिटिव है और हमारे पास इसको हम कहेंगे ये रेक्टिफायर मोड, जो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और अगर हमारे पास पावर फ्लो नेगेटिव कब होगा कि करंट पॉजिटिव है और V0 एवरेज नेगेटिव हो गया, तो प्रोडक्ट उसका नेगेटिव हो गया, PS एवरेज जो है वो नेगेटिव हो गया। और ये कब होगा, जब हमारे पास ये रीजन है नेगेटिव V0 एवरेज है। एक एडिशनल चीज़ जो है कि जब पावर हम फ्लो करने की बात करते हैं DC साइड से AC साइड पे, तो उसके लिए हमें DC साइड पे एक पावर सोर्स की ज़रूरत होती है कि अगर हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंटली पावर फ्लो करता रहे तो DC साइड पे पावर सोर्स की एक सोर्स की हमें ज़रूरत होती है। ठीक, तो या एक और कन्फिग्रेशन अगर हम इसको बनाना चाहें जिसे हम नॉर्मली DC ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं, कि अगर आप एक सोर्स है AC और ये वाला एक कन्वर्टर है जिसे मैं से कन्वर्टर 1 कह देता हूँ, इसको आप यूज़ कर देते हैं एक रेक्टिफायर मोड में। तो रेक्टिफायर मोड का मतलब ये है कि इसका जो V0 एवरेज है वो पॉजिटिव होगा और करंट तो ऑफ कोर्स इसी डायरेक्शन में होगा। और दूसरा एक है जिसे आप यूज़ कर लेते हैं DC टू AC के लिए, ये एग्जैक्टली यही कन्वर्टर है जो कि इस साइड पे है, कन्वर्टर 2 इसको मैं कह देता हूँ, और इसको आप यूज़ कर लेते हैं इन्वर्टर मोड में। तो इन्वर्टर मोड में यूज़ करने से ये होगा कि इसकी ये जो इसको मैं V02 कह देता हूँ, इसको V01, तो V02 को अगर आप इसको नेगेटिव रख लेते हैं तो इसका मतलब आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ इन्वर्टर, और पावर फ्लो यहाँ पे होगा रेक्टिफायर की वजह से इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे DC से AC साइड पे होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको DC ट्रांसमिशन में मिलती है, या आप अगर कोई दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिस्टम को इंटरफेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 50 हर्ट्ज सिस्टम है और यहाँ पे लेट्स से एक 60 हर्ट्ज सिस्टम है, और इनके बीच आप पावर को फ्लो करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं इंटरफेस कर सकते दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिस्टम, तो आप लेट्स से एक को रेक्टिफायर मोड में यूज़ कर देते हैं, एक को इन्वर्टर मोड में, तो पावर फ्लो यूँ हो जाएगा। अगर आप 60 से
50 वाले में करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसके मोड ऑफ ऑपरेशन को चेंज करना है। वही कन्वर्टर है, आपने इन्वर्टर के बजाय रेक्टिफायर बना देना है इसको, अल्फ़ा को चेंज करके, और इस रेक्टिफायर को आपने इन्वर्टर बना देना है। तो पावर फ्लो की डायरेक्शन जो है, मतलब इस सिस्टम से इस 60 हर्ट्ज से इस 50 हर्ट्ज वाले सिस्टम में फिर पावर फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगी।